प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी मारे पजेसिव से लिखा है मिक्की ने और आवाज दी है पायल विशाल ने। एपिसोड 1 जैसलमेर। सिसोदिया हवेली को आज बड़े करीने से सजाया था। आखिर उस घर की सबसे लाडली बेटी अदिति सिसोदिया को देखने लड़की वाले यानी देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार जो आ रहा था, उनके घर के सामने महंगी गाड़ियों का काफिला रुका और उसमें से एक आदमी बाहर आया। काले रंग का बंद गला सूट परफेक्ट फिटिंग में उसकी मस्कुलर बॉडी को उभार रहा था। हाई कॉलर की शेरवानी जैकेट उसकी शाही और राजपुताना लहजे की गवाही दे रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें जैसे किसी समुंदर की गहराई को समेटे हुए हो, शांत पर खतरनाक। उसकी चाल में एक ठहराव था, हर कदम जैसे किसी बादशाह की तरह रखा गया हो। बाहर मौजूद सबकी निगाहें बस उसी शख्स पर टिक गई, अद्वैत प्रताप सिंह। भारी कदमों से चलते हुए अद्वैत प्रताप सिंह अपनी बाबा कमल प्रताप सिंह के साथ हवेली के विशाल हॉल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही ठहराव था जिसकी वजह से लोग उससे डरते थे। हवेली में शाही रौनक थी, गद्देदार सोफे, दीवारों पर टंगे पारिवारिक चित्र और गुलाब चंदन की महक हवा में घुली हुई थी। खम्मा गणी पधारो सा। रतन सिसोदिया ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। पास खड़ी उर्मिला देवी ने अद्वैत को देखते ही एक लंबी सांस ली, जैसे भगवान से कुछ मांग रही हो। बैठिए अद्वैत बाबू सा, रतन सिसोदिया ने कहा। अद्वैत चुपचाप बैठ गया। उसकी ठंडी निगाहें पूरे हॉल का मुआयना कर रही थी। कमल प्रताप सिंह ने सहजता से कहा, हमारी तरफ से तो बात पक्की है, अब बस लड़का लड़की की औपचारिक मुलाकात बाकी है। रतन सिसोदिया मुस्कुराए। बिल्कुल बिल्कुल अद्वैत बाबू सा, आप जरा ऊपर छत पर जाकर अदिति से मिल लीजिए। छत? अद्वैत की भौहें तन गई। मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। कमल प्रताप सिंह ने ना में सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोले, जाओ एक बार मिल लो। अद्वैत को ये सब बेकार लग रहा था, लेकिन अपने बाबा का मान रखने के लिए वो भारी कदमों से ऊपर की ओर बढ़ गया। ऊपर छत पर हल्की रोशनी थी, हवा ठंडी थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अदिति वहां खड़ी थी, सिर पर पल्लू ओढ़े, आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। उसके बगल में खड़ी उसकी सबसे खास शीतल उसे छेड़ते हुए बोली, तेरे सपनों का राजकुमार आ गया है, तुझे देखते ही लट्टू ना हो जाए। वैसे तू जिस प्यार व्यार में विश्वास रखती है, भगवान करे ये तुझे वैसे ही प्यार दे। ये सुनकर अदिति शर्मा गई। तभी किसी के कठोर कदमों की आहट हुई और शीतल धीमे से बोली, आ गए, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये कहकर वो वहां से दूसरे दरवाजे से भाग गई और तभी अद्वैत छत पर आया। उसने झूले के पास खड़ी एक लड़की को घूंघट डाले खड़ा हुआ देखा। अद्वैत की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, पतली, नाजुक और कंगनों से सजी हुई। लेकिन अद्वैत को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक लड़की की कोमलता या सुंदरता के लिए शादी करने नहीं आया था। बैठिए। अदिति की धीमी आवाज आई। उसने चाय के प्याले में चाय भरी और धीरे से अद्वैत की तरफ सरका दी। आज अदिति के दिल की धड़कन तेज थी, आखिर उसके होने वाले पति उसके सामने थे। तभी अद्वैत ने बिना उसकी ओर देखे ही एक ठंडी आवाज में कहा, तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारे बारे में जानना, सुनना या समझना नहीं है। अदिति का दिल धड़क उठा। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। क्या उनके हुक्म सा उसे बिना देखे ही जानना चाहते थे? शायद वो भी उसी तरह प्यार में विश्वास करते हैं जो चेहरे से नहीं आत्मा से होता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान उभर आई। लेकिन अगले ही पल अद्वैत ने जो कहा, उसने उसकी मुस्कान छीन ली। नीचे जाकर सबको साफ साफ कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, तुम हमें पसंद नहीं करती। अदिति को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें ही रोक दी, लेकिन उसने झटके से ऊपर देखा और कांपती आवाज में बोली, ये क्या कह रही है? अद्वैत ने लहजे में कहा, जो सुना वही सही है। तुम्हें नीचे जाकर कहना होगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो सच में उसे ठुकरा रहे थे? उसके तो कितने सपने थे इस शादी को लेकर। उसकी आंखें हल्की सी भीगने लगी।
अद्वैत ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगा, लेकिन अदिति हिम्मत करके बोली, आखिर आपकी मना करने की वजह क्या है? क्या हम आपको... वह चलते चलते रुक गया और बोला, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं वचन में बंधा हूँ, इसीलिए पीछे नहीं हट सकती। पर इतना साफ कहता हूँ, अगर हमारी शादी हो भी गई तो मैं कभी भी तुम्हें पकड़ने का सुख नहीं दूंगी। ये सुनकर अदिति की आंखों से आंसू टपक गए। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से उसे पूछा और मजबूती से बोला, मना करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं होगा। अदिति अचानक चुप हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हम भी आपकी तरह इस रिश्ते के लिए मजबूर हैं। हमसे बिना पूछे ये रिश्ता तय कर दिया गया। अगर हमने मना किया तो हमारे घर की बदनामी होगी और बाबा साहब का सिर झुक जाएगा। अद्वैत ने गुस्से से अदिति की तरफ देखा, लेकिन घूंघट से उसका चेहरा ढका हुआ था। अद्वैत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, सोच लो, अगर हमने शादी कर ली तो भी तुम सिर्फ नाम की पत्नी रहोगी। इससे अच्छा है अभी मना कर दो और किसी अच्छे वर्ग का चयन करो। अदिति ने अपनी नजरें झुका ली, फिर धीरे से लेकिन पूरी हिम्मत के साथ बोली, अगर मना करना इतना आसान होता तो आप खुद मना कर देते। आप तो परिवार के बेटे हैं, फिर भी मना नहीं कर पा रहे। तो मैं तो एक बेटी हूँ। अगर मेरी वजह से मेरे बाबा का सिर झुक गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अद्वैत अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक कदम आगे बढ़ा। बातें करना आसान है, निभाना मुश्किल। मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है तुमने, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम नाम मात्र की पत्नी रहोगी। तुमसे मेरा नाम जुड़ेगा पर मेरा दिल नहीं। ये सुनकर अदिति का दिल टूट गया। जिस प्यार का, जिस खूबसूरत शादी का सपना उसने देखा था, वो तो शादी का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट चुका था। लेकिन उसने भी फैसला करते हुए कहा, मुझे अपने नाम के पीछे आपका नाम मंजूर। मैं पत्नी का दर्जा नहीं पा सकूंगी तो जिंदगी भर आपके नाम का सिंदूर लगाकर अपने घर की लाज रखूंगी। ये सुनकर अद्वैत ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने एक बार भी अदिति का चेहरा देखे बिना सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा लिए। वहीं अदिति धड़ाम से सोफे पर निढाल होकर बैठ गई और उसकी आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। तुमसे मेरा नाम जुड़ेगा, मेरा दिल नहीं। अद्वैत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखें हल्की सी भीग गई। क्या वाकई मेरी शादी किसी प्यार की नहीं, बल्कि एक समझौते की शुरुआत है। वो खुद को संभालने के लिए उठी, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अद्वैत भारी कदमों के साथ नीचे आया। उसके चेहरे पर ना तो कोई उत्साह था, ना कोई दिलचस्पी। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, सबकी नजरें उस पर टिक गई। रतन सिंह सिसोदिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। कैसी लगी मेरी बेटी? क्या आपको वो पसंद आई? अद्वैत ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ठंडी आंखों से अपने बाबा साहब कमल प्रताप सिंह की तरफ देखा, फिर हल्की मगर तीखी आवाज में बोले, मेरे बाबा साहब की पसंद अच्छी ही होगी, आखिर उन्हें तजुर्बा जो है। रतन सिंह ये सुनकर खुश हो गए और पूरे हॉल में हलचल मच गई। किसी को कि अद्वैत ने अभी अभी अपनी शादी के फैसले पर मुहर लगाई है या अपनी तकदीर पर ताला। उसी समय अदिति भी छत से नीचे आ रही थी। वो सीधे अपने कमरे को जाने लगी थी, लेकिन तभी उर्मिला देवी ने पुकारा, बेटा अदिति, इधर आओ, तुमसे कुछ पूछना है। अदिति के कदम ठिठक गए। उसकी उंगलियां से सिर झुकाया और कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। रतन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? जमाई सा तुम्हें पसंद आए? हाँ? अदिति की सांसें भारी हो गई। अद्वैत की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम सिर्फ नाम की पत्नी होगी। मेरा नाम मिलेगा पर मेरा दिल नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल को ऐसा लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो गया। बिना कुछ कहे उसने धीरे से सिर हिला दिया और कहा। अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसके होंठ हल्के से भींच गए और हाथ कसकर बांध लिए। उसने नजरें उठाकर अदिति को घूरा। अदिति की नजर उससे मिली तो उसकी रूह कांप उठी। अद्वैत की आंखों में जो आग थी वो उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
आज तक उसके बाबा साहब या भाई साहब ने कभी भी उस पर गुस्सा या गुस्से की Grow your business impact. नजर नहीं डाली थी। लेकिन अद्वैत की एक बार घूरने भर से उसकी रगों में डर दौड़ गया। क्या अदिति अपने हुक्म के प्यार के बिना इस रिश्ते को निभा पाएगी? अद्वैत ने तो पहले ही कह दिया कि वो उसे पत्नी नहीं मानेगा, लेकिन क्या वाकई वो इस वचन पर कायम रह पाएगा? क्या ये रिश्ता एक समझौता बनकर रह जाएगा या तकदीर दोनों के बीच कुछ नई कहानी लिखेगी? क्या अद्वैत को कभी एहसास होगा कि उसने बिना देखे ही अपनी तकदीर को ठुकरा दिया? क्या अदिति का हौसला, उसकी कुर्बानी अद्वैत के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 2। वहीं कमल प्रताप सिंह और रतन सिंह गले मिले। हवेली में खुशी की गूंज उठी। खाना खाने के बाद अदिति को बिठाकर उसकी नजर उतारी गई और उसके सिर पर चुनरी डालकर सगाई का शगुन दिया गया। रतन सिंह और कमल सिंह ने अपने अपने पंडितों को बुलवाकर शादी की तारीख निकलवाने का फैसला किया। तभी अद्वैत के दादा साहब ने एक सुझाव दिया। सगाई और शादी एक ही फंक्शन में कर देंगे, इससे 2 दिन के अंदर शादी हो जाएगी और मंगनी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। कमल प्रताप सिंह ने सहमति दे दी। पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा 4 दिन बाद का मुहूर्त है, उसके बाद अगले साल ही कुछ नया मुहूर्त होगा। बस दोनों परिवारों की सहमति से फैसला हो गया कि 4 दिन बाद ही शादी होगी। जब अद्वैत को ये बात मालूम चली तो वो गुस्से से भर उठा। 4 दिन में शादी? अद्वैत के लिए ये शादी पहले से ही एक बोझ थी और अब उसे इतनी जल्दी इसका हिस्सा बनना था। गुस्से से भरा अद्वैत देर रात को हवेली छोड़कर गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। पूरे घर में हलचल मच गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो सुनसान पहाड़ियों के पास जाकर रुका। चांदनी रात में वो बोनट पर बैठा और ऊपर देखता रहा। सर्द हवा उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी। उसकी लाल आंखें और मुट्ठियां भींची हुई थी। फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखा और गरजता हुआ बोला, महादेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना वो लड़की कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मैं उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकूंगा। मेरी लुगाई का दर्जा उसे कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटक दिया। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने कमरे में थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं था, लेकिन दिल में हजारों सवाल थे। आप मुझे पत्नी माने या ना माने, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। अभी तक उसके कानों में अद्वैत के शब्द ही गूंज रहे थे, तुम सिर्फ नाम की ही पत्नी रहोगी। उसने फीकी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा और हल्के से बुदबुदाया, आदमियों के लिए शादी सिर्फ एक सौदा ही है, लेकिन एक औरत के लिए उसका पूरा जीवन। हाथ तुम्हारे भरता है। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और बिस्तर पर लेट गई। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में समा गया। 4 दिन बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह के सूरज की हल्की किरण उसके हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। आज शादी की पहली रस्म थी, मंगलकारी पूजा। हवेली में हवन का धुआं फैल रहा था। मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। अदिति सजी धजी पूजा में बैठी थी, चेहरे पर हल्की शांति, लेकिन दिल में अनगिनत सवाल। वहीं एक कमरे में अदिति की माँ साहब ने पति रतन साहब से बोली, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हमारी अदिति इतने खुले विचारों में पली बढ़ी है, और जमाई साहब वो तो बिल्कुल पुराने ख्यालात के लगते हैं। हमारी बच्ची उनके साथ कैसे रहेगी जी? रतन साहब कड़क आवाज में बोले, हम वचन दे चुके हैं, आप अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। शादी की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। वहीं दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में अद्वैत अपने महल में पूजा में बैठा था, मगर पूरे गुस्से के साथ। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसकी सेंसिटिव स्किन की वजह से जैसे ही उसने गुस्से में अपना हाथ चेहरे पर घुमाया, उसकी त्वचा और भी लाल हो गई। गीता देवी, जो उसे बचपन से जानती थी, उसने अपनी देवरानी से मुस्कुरा कर कहा, देखो तो हमारा छोटा रुद्र महादेव कितना गुस्से में बैठा है, लेकिन उसकी तरह ही भोला भी है।
देखना, एक बार अदिति बहू घर में आ जाए फिर सब कुछ बदल जाएगा। वहीं अद्वैत की काकी सा ने हाथ जोड़कर कहा, बस हमारी केशव से यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे अद्वैत हमेशा खुश रहे। पर अद्वैत को खुद भी नहीं पता था कि वो इस शादी से खुश रहेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पूजा समाप्त हुई और अदिति अपने कमरे में जाने को थी, लेकिन तभी अद्वैत ने उसे रोक लिया। बहन, जरा हॉल में आओ, तुम्हारे लिए कुछ खास इंतजाम किया है। अदिति हैरान नजरों से हॉल में आई और जो देखा वो देखकर सब कोई चौंक गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल तराजू रखा हुआ था। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई साहब, ये तराजू यहाँ पर क्यों रखा है? उसने चौंक कर पूछा। अद्वैत मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर तराजू की एक तरफ बिठा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रतन सिंह, उर्मिला देवी और बाकी मेहमान सब हैरान थे। तभी अद्वैत ने ताली बजाई और कुछ सेवक बड़े बड़े थालों में सामान लेकर आए। सोने के बर्तन, सिक्के, नोट की गड्डियाँ, चांदी के कलश। धीरे धीरे अदिति के वजन के बराबर की चीजें तराजू में रखी जाने लगी। अद्वैत ने बड़े ही गर्व से कहा, आज मेरी बहन के वजन के बराबर दान किया जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रतन सिंह की आंखों में गर्व था। अद्वैत एक एक करके सामान रखने लगा। तराजू धीरे धीरे संतुलन में आने लगा। तभी अद्वैत मजाकिया अंदाज में बोला, मासा, आप इस दुबली पतली लड़की को कुछ खिलाती भी हैं कि नहीं? इतने में तराजू बराबर हो गया, देखो तो। भाई साहब, Grow your business impact. अदिति ने चिढ़कर कहा। बाबा साहब, कुछ कहिए ना इनसे। रतन सिंह हंसने लगा। बस 4 दिन बाद हमारी बेटी विदा हो जाएगी, अब तो उसे मत चिढ़ाओ। अद्वैत ने शरारत से एक नोटों की गड्डी रखी और बोला, अब हो गया तराजू संतुलित। अच्छा बाबा साहब, आप कह रहे थे बहन को तंग ना करूं, पर जब इसके बच्चे होंगे तब मैं उसके साथ मिलकर उसे ऐसे ही चिढ़ाऊंगा। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। अदिति हल्की सी शर्मा गई, पर तभी उसे अद्वैत की कही बातें याद आ गई। क्या पता भाई साहब, आपको मामा बनने का सुख मिले या ना मिले। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम था, जब सबको ये सच पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। तभी अदिति ने अपनी गोद में कुछ हलचल महसूस की। उसने देखा कि अद्वैत ने उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची रख दी थी। अद्वैत मुस्कुराकर बोला, तुम इतनी पतली हो कि तराजू बहुत जल्दी संतुलित हो गया, और मैंने तो सोचा था कि और सामान लाना पड़ेगा, लेकिन ये दान हमारे आने वाले भतीजी भतीजियों के लिए है। तराजू में फिर से कुछ गहने रखे जाने लगे। अदिति ने अपनी गोद में पड़ी छोटी सी बच्ची को देखा। उसके चेहरे पर एक अनायासी मुस्कान आ गई। माँ बनने का एहसास हर स्त्री के लिए अलग होता है। उसने मन ही मन सोचा, चाहे मेरे हुक्म से रिश्ता ना निभाए, लेकिन एक बार हमारे बच्चे के लिए तो उन्हें ये रिश्ता अपनाना ही होगा। कुछ देर बाद तराजू संतुलित हो गया। अदिति और बच्ची को आराम से उतारा गया। अद्वैत ने सारे दान का सामान सेवकों में बांटना शुरू कर दिया। महल की माली, ड्राइवर, गार्ड्स, सबको ये दान दिया गया। सबने अदिति को आशीर्वाद दिया, भाई साहब, आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशी आए, कभी कोई भी दुख न मिले। अदिति मालकिन होते हुए भी सभी सेवकों के पैर छूने लगी, क्योंकि अदिति के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं था। हर कोई उसके लिए एक समान था। उसी समय अद्वैत अपने कमरे में बैठा था। तभी एक मेड उसके लिए कॉफी लेकर आई। टेबल पर रख दो। अद्वैत ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा। मेड नहीं थी और अद्वैत के गुस्से के रूप को देखकर घबरा गई। टेबल पर कप रखते हुए डर से उसकी उंगलियां कांप गई और कॉफी का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। अद्वैत की पूरी आंखें एकदम से गहरी हो गई। उसने फोन नीचे रखा और गुस्से से गरजा, ये क्या कर रही हो? ठीक से काम करना नहीं आता तुम्हें? बाहर निकलो अभी के अभी, दोबारा मेरे कमरे में मत आना। मेड डर के मारे जल्दी से टूटे कप के टुकड़े समेटने लगी और आंखों में आंसू लिए बाहर भाग गई। अद्वैत ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और दांत पीसते हुए गुदगुदाया, गुस्से से पागल हो चुका,
कह दिया था कि मना कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने मन की ही करनी थी। तुम्हें अद्वैत प्रताप सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत की है अदिति सिसोदिया। अब देखना आगे क्या होगा। इतना कहकर वो गुस्से से बाथरूम की तरफ बढ़ा। आज उसे सिर्फ ठंडे पानी की बौछारें शांत कर सकती थी। क्या अदिति अपने हुक्मसा के दिल तक पहुंच पाएगी? क्या ये नाम का रिश्ता सच में सिर्फ नाम का ही रहेगा या तकदीर कुछ और ही लिख रहेगा? अद्वैत का गुस्सा क्या उसकी शादी को और मुश्किल बना देगा? क्या अदिति अपने फैसले पर कायम रह पाएगी या इस रिश्ते में उसे खुद को खोना पड़ेगा? क्या अद्वैत सच में अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएगा या ये शादी उसकी जिद को हरा देगी? क्या ये शादी सिर्फ एक समझौता रह जाएगी या भाग्य के खेल में कुछ और ही लिखा होगा? क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि। एपिसोड 3। अगली सुबह के सूरज के साथ ही प्रताप परिवार जैसलमेर पहुंच चुका था। उनके लिए एक विशाल हवेली पहले से ही तैयार करवाई गई थी। सेवक सफाई और सजावट में लगे थे और हवेली को शाही अंदाज में रजवाड़ी महल की तरह सजा दिया गया था। आज का दिन खास था। अद्वैत और अदिति की सगाई जो थी, दोपहर 12 बजे का शुभ मुहूर्त निकला था और पूरे परिवार में हलचल थी। अद्वैत प्रताप सिंह आज भी किसी शाही योद्धा की तरह लग रहा था। सफ़ेद रंग का जोधपुरी कुर्ता जिस पर गोल्डन कढ़ाई और राजस्थानी डिज़ाइन थी, उसने ब्राउन शर्ट्स पहन रखे थे जो कि उसकी गहरी आंखों को और रहस्यमय बना रहे थे। ब्राउन जोधपुरी जूती उसकी शाही चाल को और निखार रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कुछ ही देर में प्रताप परिवार सिसोदिया महल पहुंच चुका था। महल के विशाल द्वार पर स्वागत की तैयारियां चल रही थी। उर्मिला देवी ने आगे बढ़कर अद्वैत की आरती उतारी और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर बुलाया। अद्वैत एक राजा की तरह चल रहा था। उसका रौब, उसकी शाही चाल, सब कुछ ऐसा था कि हॉल में मौजूद हर कोई बस उसे ही देख रहा था। वहीं आदित्य, जो खाने का बड़ा शौकीन था, चुपचाप बुफे की लिस्ट पढ़ने लगा था। मलाई कोफ्ता, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, धनिया लस्सी। उसका मुंह तो पानी से भर गया। बिना देखे आगे बढ़ते हुए वो किसी से जोर से टकरा गया। आउच! सामने वाली लड़की भी चिल्ला पड़ी और अपना सिर सहलाने लगी। आदित्य ने गुस्से से सामने देखा। आंखें की बटन देखकर नहीं चल सकती क्या? सामने खड़ी लड़की भी कम नहीं थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और पलट कर बोली, ये तो मैं भी कह सकती हूँ। आंखें हैं कि घोटाले, तुम भी देख नहीं सकते थे? बड़ी आए। आदित्य ने उंगली दिखाते हुए कहा, पता है मैं कौन हूँ? लड़के वालों की तरफ से हूँ, तो जरा तमीज से बात करो। लड़की ने घूरते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, हम भी लड़की वाले हैं और कुछ कम भी नहीं है। अभी तुमने शीतल चौधरी को जाना ही क्या है? मैं तोप हूँ, तोप जला के राख कर दूंगी। कहकर उसने अपने बाल झटके और वहां से चली गई। उसे देखकर तो आदित्य का मूड पूरी तरह खराब हो गया। इधर महल के अंदर अदिति अपने कमरे में बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का राजस्थानी स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रताप परिवार आ चुका है। तभी उर्मिला देवी और उसकी कजिन्स बहनें अंदर आई। उर्मिला जी ने उसकी नजर उतारी, अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर न लगे। अदिति हल्की से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई। उर्मिला जी ने आगे बढ़कर अदिति के चेहरे पर दुपट्टा डाल दिया। शादी के 1 महीने तक अपना चेहरा छुपा कर रखना, नई बहुएं अपना चेहरा नहीं दिखाती। अदिति ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी मां साहब। फिर उसे हॉल में ले जाया गया। पूरे हॉल में रौनक थी। अदिति को अद्वैत के पास बिठाया गया। अदिति जमीन की तरफ देख रही थी और उसका एक हाथ घूंघट थामे हुआ था। तभी उर्मिला देवी और गीता जी आगे आई। उन्होंने एक थाल में लाल रंग का एक छोटा सा बक्सा रखा जिसमें सगाई की अंगूठियां थी। दोनों ने बक्से को खोला और अपने बच्चों की ओर बढ़ाया। अदिति ने अपनी माँ के हाथ से अंगूठी ली। अद्वैत ने एक नजर अंगूठी पर डाली, फिर अपने पापा साहब को देखा और चुपचाप रहने लगी। अद्वैत बेटा, बहू को अंगूठी पहनाइए, दादी साहब ने कहा। अद्वैत ने बिना कोई भाव दिखाए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अदिति ने कांपते हाथों से अपना हाथ
ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही अदिति को अंगूठी पहना दी। अब बारी अदिति की थी। उर्मिला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति ने इशारा समझा और धीरे से अंगूठी उठाकर अद्वैत की ओर बढ़ाई। अद्वैत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदिति ने अद्वैत को अंगूठी पहना दी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। बच्चे फूल बरसाने लगे, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शाम को महल में मेहंदी की रस्म थी। प्रताप परिवार महल में ही रुका हुआ था। अदिति ने मेहंदी के लिए हरे रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। वो आंगन में बैठी थी और उसे घुटनों तक मेहंदी लगाई जा रही थी। चारों तरफ पर्दे लगाए गए थे। तभी वहाँ अद्वैत को बुलाया गया। अद्वैत अंदर आया। उसकी नजरें सामने सफेद पर्दे पर पड़ी। अदिति पीठ करके बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लहराते हुए गिरे थे। तभी मेहंदी वाली लड़की आगे आई और अद्वैत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, हाथ आगे करिए, शगुन की मेहंदी लगनी है, दादी सा ने कहा। अद्वैत ने बिना कुछ बोले अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने अद्वैत के हाथ में अदिति का नाम लिख दिया। अद्वैत एकटक अदिति के नाम को देखता रहा। दूसरी तरफ अदिति के हाथों में अद्वैत का नाम बड़े यूनिक तरीके से लिखा गया। मेहंदी वाली ने मजाकिया अंदाज में कहा, जमाई साहब, जितना चाहे उतना ढूंढ ले, उनका नाम नहीं मिलेगा। गीता जी हंसकर बोली, हमारे अद्वैत जी भी कम चालाक नहीं है, देखते हैं ढूंढ पाते हैं या नहीं। अद्वैत ने बिना कोई जवाब दिए बस खड़ा हुआ और बोला, अगर रस्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। गीता जी को बुरा तो लगा। वो भैरवी जी से बोली, ये बच्ची सुबह से अपने हाथ पांव आगे करके बैठी है, अभी तक उफ तक नहीं की है। और ये हमारे राजा साहब को देखो, 5 मिनट भी बैठा नहीं गया। कुछ देर में मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर गार्डन में रात्रि भोज की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। मेहमानों के लिए अलग अलग टेबल लग गए थे, लेकिन सिसोदिया और प्रताप परिवार के लिए एक बड़ा शाही टेबल सजाया गया था। अदिति के हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी अब और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वहीं अद्वैत सफ़ेद पैंट और हरे कुर्ते में बेहद रॉयल दिख रहा था। वो गार्डन में पीछे हाथ बांधे मेहमानों से बातें कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी आवाज़ पड़ी। उसे अनायास ही उस ओर देखना पड़ा। अदिति सिर पर बड़ा सा घूंघट डाले हुए धीरे धीरे गार्डन में आ रही थी। उसके हाथों और पैरों की मेहंदी उसके नाजुक अस्तित्व को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। अद्वैत ने एक पल उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। रतन सिंह ने आगे बढ़कर सिसोदिया परिवार में सबको खाने के लिए आमंत्रित किया। आइए, खाना शुरू किया जाए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। महल की सेविकाएं खाना परोसने लगी, लेकिन सिसोदिया परिवार की महिलाएं खुद ही खाने की व्यवस्था संभाल रही थी। गीता जी, भैरवी जी, उर्मिला जी और शीतल सब व्यस्त थी। अदिति और अद्वैत अगल बगल बैठे थे। अदिति ने तिरछी नजरों से अद्वैत के दाएं हाथ को देखा, उसकी हथेली पर देखा। अदिति और जिसका रंग गहरा दिखाई दे रहा था। ये देखकर अदिति की दिल की धड़कन तेज हो गई। कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग गहरा होता है वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या अद्वैत कभी उसे प्यार कर पाएगा? तभी उर्मिला जी ने अचानक कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, अदिति तो खुद से खा नहीं पाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी है। कोई बात नहीं, बाद में खा लेगी। अदिति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी कमल प्रताप सिंह बोले, भाभी साहब, अदिति बाद में क्यों खाएगी? उसका भरतार बैठा है ना बाजू में। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और आदेश भरे लहजे में कहा, बेटा खिला दो बहू को, अन्न का इंतजार नहीं कराते और ना ही बीच में छोड़कर जाते हैं। अद्वैत के हाथों की मुट्ठियां कस गई। अदिति ने ये साफ देखा, उसकी उंगलियों में हल्की कपकपी आ गई थी। वो धीमे स्वर में बोली, नहीं काका साहब, मैं बाद में खा लूँगी, मुझे भूख नहीं है। कमल प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, बेटा काका सा नहीं बाबा सा कहो, बाबा सा। अब हम तुम्हारे ससुर जो ठहरे। अदिति ने धीरे से सिर झुका लिया। जी बाबा साहब। गीता जी ने अद्वैत और अदिति की प्लेट में खाना रख दिया। उर्मिला जी ने अदिति का घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया, जिसमें सिर्फ उसके होंठ ही दिख रहे थे। अद्वैत ने पहला निवाला उठाया
और बिना कहे अदिति के मुंह की ओर बढ़ा। अदिति ने आंखें बंद कर ली। उसके परिवार में सिर्फ माँ बसा और भाई साहब ने ही कभी उसे इस तरह खिलाया था, लेकिन अद्वैत का स्पर्श बिल्कुल अलग था। अद्वैत खुद भी खाना खा रहा था, लेकिन बार बार अदिति को खिला रहा था, लेकिन एक बार भी अदिति की ओर देख ही नहीं रहा था। लेकिन सबको ये लग रहा था कि वो शर्मा रहा है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। अद्वैत सिर्फ रस्म निभा रहा था, और अदिति के लिए ये अनकहा एहसास था। खाना खिलाते खिलाते अद्वैत की उंगलियां 2-3 बार अदिति के होठों को स्पर्श कर गई। एक हल्की सी सनसनी दोनों तरफ दौड़ गई। अदिति ने धीरे से अपना हाथ उठाया, ये इशारा करते हुए कि उसका खाना हो गया। अद्वैत ने बिना कुछ कहे हाथ पीछे कर लिया और खाना खाने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग खाना खत्म करके चले गए, लेकिन अद्वैत जानबूझकर रुका हुआ था। अब गार्डन में सिर्फ अदिति और अद्वैत ही बचे थे। अदिति ने उसे देखा और हल्की आवाज में कहा, कुछ और चाहिए? मैं आपको लाकर देती हूँ। अद्वैत ने ठंडी बेरहम आवाज में कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। तुम मेरी नजरों के सामने तो क्या, मेरे आसपास भी आने की कोशिश मत करना। आई हेट यू। ये सुनकर अदिति की आंखें नम हो गई। क्यों अद्वैत शादी नहीं करना चाहता था? क्या अद्वैत इस रिश्ते को अपनाएगा? अदिति का पहला एहसास क्या धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाएगा? अद्वैत कब तक इस शादी से भागता रहेगा? क्या तकदीर इन दोनों के बीच कोई नया खेल खेलेगी? क्या ये नजदीकियां सिर्फ रस्मों तक ही सीमित रहेंगी, या दिल में भी कोई हलचल होगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि। एपिसोड 4। अद्वैत ने अपने हाथ से टिश्यू उठाया, होठों को हल्का सा साफ किया और कुर्सी पीछे खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे हल्की सी खिंचाव की अनुभूति हुई। उसका सोने का ब्रेसलेट अदिति के दुपट्टे में फंस चुका था। अदिति की हल्की सी चीख निकली। उसका दुपट्टा उसके माथे के बालों से अटका था और खिंचाव से उसके बालों में हल्का सा दर्द हुआ। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा। उसे सिर्फ अदिति की गुलाबी होठ ही नजर आई, लेकिन अद्वैत ने झटके से अपनी चैन निकाली, उसे अदिति की हथेली में रख दिया, जैसे अदिति ने चैन जानबूझकर फंसाया। वो बिना कुछ कहे गुस्से से वहां चला गया। क्या उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया? अदिति उसे जाते हुए देखती रही। उसकी मुट्ठी में अद्वैत का ब्रेसलेट फंस चुका था। उसने हल्के से दुपट्टे को अलग किया और धीरे से ब्रेसलेट को देखा। क्या ये मेरी तकदीर की कोई डोर है? कुछ देर अदिति अपने कमरे में पहुंची और थकान से वो चूर हो चुकी थी। उसके हाथ और पैरों में हल्की सी जलन थी, क्योंकि पूरे दिन मेहंदी लगी हुई थी। तभी शीतल कमरे में आई। आरामदायक स्लीवलेस कॉटन कुर्ता पहन लिया था, क्योंकि अब उसे मेहंदी साफ करनी थी। तो वो जमीन पर बैठ गई और शीतल ने एक कॉटन के टुकड़े से धीरे धीरे उसकी मेहंदी साफ करनी शुरू कर दी। ओहो, क्या बात है! शीतल मुस्कुराई। देखा, हमारे जीजू को कितना सपोर्ट मिलता है। तुम्हारे ससुर ने तो खुद हुक्म दे दिया कि वे तुम्हें खाना खिलाए, और जीजू ने बिना किसी नानुकुर के खाना भी खिला दिया। अदिति ने जबरदस्ती मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका दिल भारी था। कैसे बताऊं, जो दिखता है वो सच नहीं। थोड़ी देर बाद अदिति सो गई, पर उसकी मुट्ठी में अब भी अद्वैत का ब्रेसलेट था। वो उसे बार बार देखती, और देखते देखते कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। अदिति की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपने हाथों को देखा और हैरान रह गई। उसकी मेहंदी इतनी गहरी हुई थी कि जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। कहते हैं जिसकी मेहंदी गहरी उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या अद्वैत उससे प्यार कर सकता था? सुबह 7 बजे पूरी हवेली हल्दी की तैयारियों में व्यस्त थी। अदिति ने पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना और फूलों की ज्वेलरी से उसे सजाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अपने कमरे में गुस्से से कुर्ते के बटन लगा रहा था। उसे कल रात की बातें याद आ रही थी, खासकर जब उसने ज़बरदस्ती अदिति को खाना खिलाया था। मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी पत्नी की सेवा कभी नहीं करूँगा, और मैं कल खुद उसे खाना खिला रहा था। उसने गुस्से में दांत पीछे और बुदबुदाया, बस एक बार ही शादी हो जाए, मैं इसे
ऐसा डाल दूंगा कि ये खुद मदद मांगना छोड़ देगी। उसने बालों में हल्का सा जेल लगाया, दाढ़ी ठीक की और कमरे से बाहर आ गई। हल्दी का कार्यक्रम हवेली के आंगन में हुआ। अदिति और अद्वैत के बीच पर्दा डाला गया था, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को देखना शुभ नहीं माना जाता था। अद्वैत सोफे पर बैठा था, हल्दी की रस्म निभाने के लिए। तभी छन 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 अचानक पायल की कई आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन हजार आवाज़ों में से बस एक आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। अदिति की पायल की आवाज़। धीरे धीरे वो आवाज़ करीब आने लगी और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, अद्वैत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो मुस्कुरा क्यों रहा था। अद्वैत की हल्दी की रस्म शुरू हुई। कुछ महिलाएं उसके हाथ और चेहरे पर हल्दी लगाने लगी। अद्वैत का चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन जब हल्दी अदिति के पास लाई गई, माहौल और गहरा हो गया। उर्मिला देवी ने अदिति का घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और उसके नाक और गाल पर हल्दी लगाई। बाकी औरतें उसके हाथ और पैरों पर हल्दी लगाने लगी। अद्वैत ने एक नज़र अदिति की ओर डाली। उसके पैर हल्के हल्के हिल रहे थे, जिससे उसकी पायल से फिर वही छन छन की आवाज़ आ रही थी। अद्वैत एक टक उसके खूबसूरत मेहंदी से सजे पैरों को देखता रह गया। दूर खड़ी गुंजन और अस्मिता एक दूसरे को देखकर दांत दिखाने लगी। भाई साहब, अपनी लुगाई को कितनी मोहब्बत से देख रहे, देखो तो। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। प्रताप परिवार और मेहमानों को हवेली के पीछे बने अतिथि गृह में ठहराया गया था, लेकिन सिसोदिया परिवार की लड़कियों को नाचने की इजाज़त नहीं थी। अच्छे घर की लड़कियां सबके सामने तमाशा नहीं करती, इसीलिए माहौल को हल्का करने के लिए बंजारन डांसर्स को बुलाए गए थे। पूरा परिवार सोफे पर बैठा था और बीच में बंजारन नाच रही थी। आदित्य स्टेज पर आया और पूरे जोश में नाचने लगा। गुंजन ने तालियां बजाई और अस्मिता ने जोर से सीटी मारी। अद्वैत ने सिर हिला दिया और अद्वैत ने गुस्से से अस्मिता को घूरा। स्टेज पर आदित्य गाने लगा। फिर उसने शीतल की तरफ देखा और सबकी नजरें उस पर टिक गई। शीतल शर्मा गई। तभी आदित्य ने अचानक उसका पल्लू खींच लिया तो सब हंसने लगे और अदिति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। सबको देखने के बाद अदिति ने अचानक हल्की आवाज में पूछा, "आपके एक और भाई है ना? वो नहीं दिख रहे?" ये सुनकर अद्वैत की भौहें दब गई। "ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, जब घर आओगी तब मिल लेना।" अदिति का दिल टूट गया। उसने तो बस एक मासूम सा सवाल पूछा था, लेकिन अद्वैत का जवाब फिर से इतना बेरहम क्यों था? उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। अदिति का मन बुझा हुआ था। संगीत का फंक्शन खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे में आई और आईने के सामने बैठकर अपनी चूड़ियाँ निकालने लगी। उसका मन अब भी अद्वैत की बातों से खिन्न था। उनको तो सीधा जवाब भी देना नहीं आता। मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था, उसमें भी ऐसे जवाब दिया जैसे कोई मैंने गुनाह कर दिया। उसने गुस्से से आईने में अपनी शक्ल देखी और फिर गुनगुनाई, "हर वक्त नाम पर गुस्सा रहता है, गुनगुनाई की।" फिर अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो अपने पति के खिलाफ ही बड़बड़ा रही थी। उसने खुद को टोका, "नहीं, हमारे यहाँ पति परमेश्वर होते हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोला जा सकता।" उसने गहरी सांसें ली और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। कल सुबह उसकी शादी थी और उसे जल्दी तैयार होना था। वहीं दूसरी ओर अद्वैत भी अपने कमरे में था। उसने गुस्से में अपनी शेरवानी टेबल पर फेंकी और बिस्तर पर बैठ गया। कल की रात और आज का दिन दोनों ही उसे अंदर से परेशान कर रहे थे। वो चाहता था कि ये शादी बस एक रस्म बनकर रह जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार अदिति की ओर ही चला जाता था। और जब अदिति ने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसे बहुत अजीब लगा था। उसे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा भाई कौन है? उसे इस बारे में जानने की ज़रूरत ही क्या थी? लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, क्या मुझे उसका किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा? अद्वैत ने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा और गहरी सांस ली। एक और शादी हो जाए, फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो गुस्से में बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश करने लगा और उसे नींद ही नहीं आई। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए एपिसोड 5
प्रताप परिवार जैसलमेर में अपनी हवेली चले गए थे। शादी ब्याह का घर था और लड़के वाले अभी लड़की वाले के यहाँ रह नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने महल में चले जाते हैं। अदिति नहा धोकर लहंगे और ब्लाउज में कमरे में आती है। 2-3 लड़कियां अंदर अदिति को कमरे में तैयार करने के लिए आती है। अदिति ने राजस्थानी ब्लाउज और लहंगा पहना हुआ था। अदिति खुद को मिरर में देख रही थी। वो खुद के चेहरे को देखकर अपने मन में बोली, क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? क्या मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ? तो क्यों वो मुझे एक नज़र भी देखना नहीं चाहती? क्यों? एक लड़की उसका ब्राइडल मेकअप आगे से करने लगती है। दूसरी लड़की अदिति के बालों में हेयर स्टाइल बना रही थी और तीसरी लड़की अदिति के पैरों पर नेल पेंट कर रही थी। 2 लड़कियां अदिति को गहने पहनाने में लगी थी। गले में हार पहनना, झुमके, मांग टीका, हाथों में चूड़ियां, आंखों में हल्का सा काजल लगा देती है। फिर एक लड़की उसके माथे चुनरी उड़ाकर उसके नाक में नथनी पहना देती है और दूसरी लड़की उसकी कमर में टांगड़ी पहना देती है। अदिति अपनी आंखें खोलकर खुद को सामने देखती है और खुद को ही देखती रह जाती है। अदिति बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति खुद को देख अपनी पलकें झपका देती है और वो खुद को देखकर शर्मा रही होती है। उसके हुक्म उसे देखेंगे तो उसे कितनी शर्म आएगी। ये सोच में डूबकर वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत, आदित्य और गर्वित दोनों ने अद्वैत को तैयार किया था। गर्वित आज सुबह जल्दी आया था। कल अदिति इसके बारे में पूछ ही रही थी। गर्वित आदित्य का छोटा भाई और अद्वैत के काका सा का बेटा था। वो राजस्थान के बाहर पढ़ता था, जिस कारण जल्दी नहीं आ पाया क्योंकि उसकी एग्जाम थी। अद्वैत खुद को मिरर में देख रहा था। क्रीम शेरवानी थी जिस पर गोल्डन डिज़ाइन की गई थी और उस पर मरून दुपट्टा लिया हुआ था और बालों को जेल से सेट किया हुआ था। अभी तक अद्वैत ने ऊपर साफा यानी पगड़ी नहीं पहनी थी। रिवाज के हिसाब से अद्वैत की भाभी साफा पहनाती है, पर घर में खुद अद्वैत बड़ा था। उसे पगड़ी पहनाने कमल जी अंदर आते हैं। कमल जी को देखकर आदित्य गर्वित दोनों खड़े हो जाते हैं। कमल जी उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं। कमल जी आगे आकर अद्वैत को बैठने के लिए कहते हैं। अद्वैत सोफे पर बैठ जाते हैं। कमल जी आगे आकर पगड़ी पहनाने लगते हैं। अद्वैत बिल्कुल भी उनके सामने नहीं देखता है। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। तभी कमल जी बोले, ब्याह है छोरा तारो, हंस भी दिया कर। ये सुनकर अद्वैत खड़ा होता है और मिरर में खुद को देखकर बोला, आप एक लड़की को बिना जाने हमारे घर की बहू बना रहे हैं। आपको उसका स्वभाव नहीं पता है, कैसा है, कैसी रहती है। सिर्फ अपने दोस्त की बेटी है ये कहकर शादी करवा रहे हैं। फिर आपको खुद ही दिक्कत होगी, जैसे काकी सा के कारण हो रही है। वो कुछ ज़्यादा बोल देती तो आप उन्हें जेठ होने के नाते डांट देते। वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करती तो काका सा डांट देते। अब आपकी बहू कैसी है आपको पता भी है। ये सुन कमल जी अपने पीठ के पीछे हाथ रखकर बोले, रतन सा को पता है हमारे घर कैसे नियम से, उन्होंने उसी नियम को ध्यान में रख बहू को बड़ा किया होगा। अद्वैत को देखकर, अभी शादी नहीं हुई है, आपके सामने अभी पूरे होशो हवाश में बोल रहा हूँ। उस लड़की को हमारे घर के सारे नियम मानने होंगे। अगर नहीं माने तो मैं उस तरह से उसे ढाल दूंगा कि ना चाहते हुए उसे अपने पति की आज्ञा का मान रखना होगा। कमल जी कुछ नहीं बोल सके क्योंकि अब ये एक पति और पत्नी के बीच का मामला था। उनकी जवाबदारी सिर्फ शादी कराने की थी। अद्वैत इस मामले में अपने दादा और बाप पर गया था। दोनों का स्वभाव बहुत सख्त था। कमल जी एक नज़र अद्वैत को देखते हैं। अद्वैत बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो बोले, अभी तुम्हारी माँ सा को भेजते हैं नज़र उतारने के लिए आपकी, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अद्वैत बस एक टक खुद को देख रहा था। अद्वैत की माँ सा कमरे में आती है। साथ में गुंजन, अस्मिता और काकी सा दादी सा भी थी। दादी सा आगे आकर अद्वैत की नज़र उतार लेती है। अद्वैत उनसे आशीर्वाद लेता है। अद्वैत की माँ सा गीता जी बोली, चलिए बारात निकलने का मुहूर्त हो चुका है। अद्वैत हाँ कहता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अद्वैत को एक बड़ी सी तलवार हाथ में देते हैं जो कि एक असली तलवार और चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह रानी पद्मावती के पति की थी। बरसों से इस तलवार को प्रताप परिवार ने संभाल कर रखा था और अद्वैत गाड़ी में बैठ जाता है। बारात निकल जाती है सिसोदिया महल के लिए।
सिसोदिया महल के कुछ दूरी पर सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। सभी लोग उतरकर घूमर नाचने लगते हैं, सिवाय अद्वैत के। वो गाड़ी में शेड्स पहनकर बैठा हुआ था और सामने सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे ये सब मजबूरी में देखना पड़ रहा था। बारात नाचते नाचते सिसोदिया महल तक आ जाती है। पूरा सिसोदिया परिवार इंतजार कर रहा था। आदित्य, अस्मिता और गर्वित तीनों बहुत नाच रहे थे और आज उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। अद्वैत अपनी गाड़ी में से बाहर आता है। गीता जी और दादी सा उसे आगे की ओर ले चलती हैं। कमल जी अब बच्चों को और बाकी मेहमानों को नाचने से रोकते हैं और आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। सब लोग अद्वैत के पीछे आकर रुक जाते हैं। रतन जी और उर्मिला जी अद्वैत के सामने थे। रतन जी नीचे झुककर अद्वैत के पैर धोते हैं। अद्वैत ने अपनी जूती साइड में निकाल दी थी। रतन जी पैर धोने के बाद नैपकिन से उनके पैरों को पोंछते हैं। अद्वैत अपनी जूती को वापस पहन लेता है। उर्मिला जी आगे आकर अद्वैत को टीका लगाकर आरती उतारती है। वहीं शीतल एकटक मुस्कुराकर आदित्य को देख रही थी। आदित्य भी उसे मुस्कुराकर देख रहा था। शीतल आदि में इतना खो चुकी थी कि आदि के ऊपर फूल बरसाने लगी थी। बगल में खड़ा अद्विक शीतल की ये हरकत देख लेता है और शीतल को एक चपत मार देता है, तो शीतल होश में आती है और आसपास देखती है। उसका नसीब अच्छा था, ज़्यादा लोग और घर के बड़े देख नहीं रहे थे। उर्मिला जी ऊपर लगा तोरण अद्वैत को अपनी तलवार से तोड़ने को कहती है। अद्वैत अपनी तलवार निकालकर ठीक उर्मिला जी के बताए अनुसार एक ही बारी में तोरण को तोड़ देता है। अब बारी थी नाक खींचने की। उर्मिला जी आगे आती है। अद्वैत सीधा का सीधा खड़ा था, वो बिल्कुल भी नहीं झुकता है। उर्मिला जी ऊपर होकर नाक खींचने की कोशिश करती है, पर वो खींच ही नहीं पाती। वहीं सब मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर गीता जी अद्वैत से धीरे से बोली, बेटा झुक जाओ, थोड़ा रस्म है ना, पूरी करने दो, उनका भी मान रख लो। अद्वैत खुद को ढीला छोड़ देता है। उर्मिला जी थोड़ा सा नाक खींच लेती है। उसे सब मंडप पर ले जाते हैं। अद्वैत आसपास देखता है। हवेली को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। सिसोदिया परिवार ने काफ़ी खर्च किया था। असली मज़ा तो रात को आने वाला था, जब ये पूरा महल जगमगाने लगेगा। अद्वैत बड़े रौब से चलते हुए अंदर आते हैं। उनके पीछे अद्वैत के गार्ड थे जो शेरवानी पहनकर आए थे। अद्वैत आकर हॉल में बैठ जाता है। उसके आसपास के सोफे पर सारे मर्द बैठे थे। दो सेवक आकर अद्वैत के पीछे सफ़ेद बाल जैसे चीज़ से पंखा घुमाने लगे। सारे मर्द वहाँ बैठकर कुछ बातें करते हैं और पंडित जी भी उन्हें कुछ कहते हैं। अद्वैत हाथ जोड़कर पूजा करने लगता है। थोड़ी सी विधि करने के बाद अद्वैत सभी मर्दों के साथ खड़ा होकर गार्डन की ओर जाने लगता है। वहीं अदिति को कमरे में घूंघट पहना दिया गया था। अदिति बहुत खुश थी। उसे पहली नज़र में हुकुम को देखकर कुछ होने लगा था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 6। करीब 4-5 बजे पूरा परिवार सिसोदिया महल आ जाता है। पूरे परिवार का स्वागत किया जाता है। शादी बाहर गार्डन में थी। हॉल में सभी मर्द बैठे थे और पंडित जी अद्वैत के हाथों विधि करा रहे थे। अब शादी का मुहूर्त हो चुका था। शाम के 7 बज चुके थे। अद्वैत का परिवार आगे से होते हुए गार्डन की ओर जाता है। सिसोदिया परिवार पीछे से गार्डन में जाते हैं। पूरा गार्डन मेहमानों और लाइटिंग से भरा हुआ था। सिसोदिया परिवार मंडप के आगे खड़े थे और सामने अद्वैत के परिवार को आते हुए देखते हैं। अद्वैत हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके आसपास कई सेवक खड़े थे जिनके हाथों में लाइटिंग थी और अद्वैत के परिवार के लोग थे। हाथी धीरे धीरे चलते हुए आगे आता है। अद्वैत शान से बैठा हुआ था। अद्वैत किसी राजा की तरह दिख रहा था। उसकी तीखी नज़र चारों ओर थी। अद्वैत मंडप के कुछ दूर आता है और ऊपर लटके शुभ लाभ के तोरण को अपनी तलवार से छूता है और हाथी से नीचे उतरकर स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है और अदिति के आने का इंतज़ार करता है। चारों ओर कोल्ड फायर जल रहे थे। अद्वैत उनके बीच था। तभी म्यूज़िक बजता है। अद्वैत एकटक सामने आते हुए अदिति को देखता है। अदिति के आने से पहले बहुत सारी बाइसा आमने सामने खड़ी होकर पायरो गन से फायर करती है। अदिति उनमें से निकलकर अपने पल्लू को पकड़कर आती है। अदिति स्टेज की ओर चलते हुए आती है। अदिति की एंट्री किसी रानी से कम नहीं थी।
अदिति शर्माते हुए अपने धीमे धीमे कदम रखते हुए नीचे देखते हुए खुद को संभाले स्टेज पर आती है। अद्वैत अपने हाथों में तलवार पकड़े अदिति को आते हुए देख रहा था। अदिति ने घूंघट लिया हुआ था। अदिति अद्वैत के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों औरतें ऊपर आती हैं। उन्होंने भी राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। उनके हाथों में थाली थी और थाली में वरमाला थी। अदिति वरमाला अपने हाथों में ले लेती है। अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति वरमाला अद्वैत को पहनाने के लिए अपनी उंगलियों पर खड़ी होती है। अद्वैत बिल्कुल भी नहीं झुकता। वो अपने ही घमंड में खड़ा रहता है। सब लोग उन दोनों को देख ही रहे थे कि अदिति अद्वैत के कंधे तक आती थी, जिस कारण उसे बार बार ऊपर उठना पड़ रहा था। अदिति की कोशिश देखकर अद्वैत को मन ही मन आनंद आ रहा था, पर वो झुकने वाला बिल्कुल नहीं था। गर्वित और आदित्य ये देख मायूस हो जाते हैं। उनकी भाभी माँ इतनी कोशिश कर रही है, पर भाई वो है कि झुक ही नहीं रहे हैं। अदिति के माथे पर शिकन आ जाती है। तभी उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है। आदित्य और गर्वित ने अदिति को अपने कंधों में उचका दिया था। सब लोग मुस्कुराकर ताली बजा रहे थे। वहीं अद्वैत आदि और गर्वित को घूर रहा था। अदिति जल्दी से मुस्कुराकर वरमाला पहना देती है। अद्वैत अपनी गर्दन साइड घुमाकर दोनों को आंखों से इशारा करता है नीचे उतारने के लिए, तो दोनों डर कर नीचे उतार के पीछे हो जाते हैं। अदिति अच्छे से वरमाला पहना देती है। अद्वैत थाली में से वरमाला उठा लेता है और अदिति को देखता है, जो कि नीचे गर्दन करके खड़ी थी। ये देख अद्वैत की होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और अद्वैत अदिति को वरमाला पहना देता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। फिर दोनों सीधा खड़े हो जाते हैं और बाकी सबको देखते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं। वहाँ खड़ी कुछ औरतें दिए के साथ घूमर कर रही थी। चारों ओर धुआं निकल रहा था। गोल्ड फायर भी उनके आसपास निकल रहे थे। अद्वैत और अदिति को वही चेयर पर बिठा दिया गया था। घर के सभी अद्वैत अदिति के पास आकर उन्हें आशीर्वाद और उपहार देते हैं। अदिति सबके पैर छूकर अपने हाथों में उपहार लेने लगती है। पहले दादी सा आगे आकर उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और नज़र उतार लेते हैं। कमल जी और गीता जी आगे आकर उन्हें उपहार देते हैं। गीता जी अदिति और अद्वैत की नज़र उतारती हैं। भैरवी और देवेंद्र जी अद्वैत के काका सा काकी सा आगे आकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं। रतन जी और उर्मिला के आकर अपने जमाई सा की नजर उतार लेते हैं और अपनी देते हैं। अद्विक आगे आकर अद्वैत से हाथ मिला लेता है और अपनी लाडो को प्यार से गले लगा लेता है और उसकी नजर उतार देता है। अदिति अपने बाबा सा को और भाई सा को देखकर इमोशनल हो जाती है। अद्विक नाम में सिर हिलाता है। अद्वैत एक नजर उन दोनों को देखता है और अपनी नजर फेर कर गहरी सांस लेता है। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। सब लोग बारी बारी उन दोनों को मिलते हैं। फेरों का मुहूर्त हो चुका था। दोनों खड़े होकर मंडप की ओर जाते हैं। अद्वैत अदिति की ओर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अद्वैत के हाथ में अदिति का कोमल हाथ था। अदिति के हाथ में फूल थे। पंडित जी मंत्र खत्म होने पर उन्हें आहुति देने को कहते हैं। अदिति और अद्वैत दोनों साथ में आग में हाथ में आहुति देते हैं। रतन जी और उर्मिला जी दोनों सामने की कुर्सी में बैठकर कन्यादान की विधि करते हैं। अदिति की आंखें नम थीं। कन्यादान के वक्त हर लड़की की पलकें भीगी जाती है अपने माँ बाप को देखकर। रतन जी अपनी बेटी का हाथ अद्वैत के हाथों में दे देते हैं। अदिति रतन जी का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अदिति का हाथ देखता है और उसे धीरे से रतन जी के हाथों से छुड़ाकर अपने हाथों में ले लेता है। ये देख अदिति हैरानी से अद्वैत को देखती है। रतन जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कन्यादान हो चुका था। दोनों खड़े होते हैं। गुंजन आगे आकर अद्वैत के हाथ में अदिति का हाथ पकड़ा के दोनों के हाथ को एक लाल चूनर से बांध देती है। अदिति और अद्वैत अपने अपने हाथों को देखते हैं। तभी गीता जी आकर लाल जूती देती है। वो जूती थी काफ़ी सुंदर, पर वो हल्की थी। माना जाता है उस जूती को फेरे लेते हुए तोड़ना था। अगर जूती टूट जाती है तो ये बात शुभ मानी जाती है, और जूती ना टूटी तो उसे विदाई होने से पहले पहनने रखनी पड़ती है।
कि जब तक जूती टूट न जाए। अदिति लाल जूती पहन लेती है और अद्वैत के पीछे आ जाती है। अद्वैत और अदिति दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं और फिर फेरे के अंत में अदिति एक थाली में से मुरमुरा लेती है। अद्वैत अदिति के पीछे आता है और अदिति के दोनों हाथों को पकड़कर दोनों साथ में आहुति देते हैं। पहले ही फेरे में अदिति की जूती टूट जाती है। अदिति उसे साइड में निकाल देती है। अद्वैत ने जूती मंडप के बाहर निकाल दी थी। शीतल आकर उसे लेने की कोशिश कर रही थी, पर आदि उसके बीच में आ रहा था। तभी शीतल के मन में एक विचार आता है और वो आदि को एक आंख मार देती है। ये देखकर आदि शीतल को एक तक देखने लगता है। मौके का फायदा उठाकर शीतल जूती उठाकर ले जाती है। आदि उसका मुंह ताकता रह जाता है। अद्वैत की छुअन से अदिति का दिल धक धक करने लगता है। वहीं अद्वैत को भी अजीब सा एहसास होता है। दोनों दूसरा फेरा लेते हैं और हर फेरे के साथ मुरमुरा डालते हैं। चौथे फेरे के साथ अदिति अद्वैत के आगे आती है। दोनों फेरे लेते हैं। 7 फेरों के बाद दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। अद्वैत के आगे एक औरत थाल लेकर आती है जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र था। पंडित जी बोले, दुल्हन को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाइए जजमान। अद्वैत एक सिक्का लेता है और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अदिति को घूंघट के ऊपर से लगा देता है। अदिति की आंख बंद है और अद्वैत के हाथों को कस के पकड़ लेती है। अद्वैत एक नज़र अपने उस हाथ को देखता है जो अभी भी अदिति के साथ बंधे हुए थे। अद्वैत मंगलसूत्र को अपने हाथ में लेता है। तभी गुंजन आकर अद्वैत का एक हाथ छुड़ा देती है। अद्वैत अपने दोनों हाथों से मंगलसूत्र पहनाता है। अद्वैत जैसे ही अपने हाथों को पीछे लेने के लिए करता है, उसके हाथ में एक बूंद आंसू की गिर जाती है। अद्वैत अपने हाथ को देखता है, फिर आंसू को अपने दूसरे हाथ से पोंछकर सामने देखने लगता है। अद्वैत के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। पंडित जी बोले, ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति और पत्नी हुए, जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी आज तक साथ है, उसी तरह 7 जन्म आप दोनों साथ रहे। जाइए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। शादी पूरी रात तक चली। सुबह के 4 बजे सभी लोग वही गार्डन में बैठे थे। कुछ औरतें नाच रही थी और सब उन्हें देखे जा रहे थे। विदाई का मुहूर्त सुबह 7 बजे का था। अदिति और अद्वैत एक साथ एक सोफे पर बैठे थे। बगल में एक बड़े से टेबल पर बहुत सारे उपहार रखे हुए थे जो रतन जी ने अपनी बेटी को दिए थे। उनकी पहले से ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी एक राजकुमारी बनकर जाएगी। टेबल पर काजू बादाम से लेकर मिठाई तक की विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ पैक करके रखी गई थी। गुड्डे गुड्डियों से लेकर अदिति की जूती, कपड़े, सभी प्रकार के गहने, सब कुछ सजाया गया था। सारे मेहमान सिसोदिया परिवार की इतनी सजावट देखकर हैरान थे। जब सिसोदिया जी इतना सब कुछ कर सकते हैं तो सोचिए प्रताप परिवार दोनों बेटियों के लिए क्या क्या करेंगे। सब लोग दोनों बेटियों की शादी के इंतजार में थे। गुंजन अद्विक के बगल में खड़ी उसे ही तिरछी नजरों से देख रही थी। अद्विक भी उसे कई बार देख लेता है। क्या होगा अब आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।